Good morning, friends. Today we will discuss remaining part of एंटी डायबिटिक ड्रग्स। कल हमने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और एक तरीके से हमने सारा पार्ट कवर कर लिया था। बट कुछ ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन थे, सल्फोन यूरियास के जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हमने डिस्कस की और उसके बाद हमें कुछ क्लास को ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। कल का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। सो आज में रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो रिमेनिंग ड्रग्स बच गई है एंटी डायबिटिक कैटेगरी में, उसे हम डिस्कस करेंगे। कल हमने आउटलाइन देखी थी इंसुलिन, सेनिटाइजर्स और पेरोक्सिकेम प्रोफिलेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, जिसे हम PPAR अगोनिस्ट भी बोलते हैं, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने इसकी आउटलाइन देखी थी। दीज आर द बेसिकली, इन्हें हम जो बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं थायाजोलिडोनाइड्स ड्रग्स भी बोलते हैं, जिसे TZDs से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड पेरोक्सिकेम प्रोफिलेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स अगोनिस्ट, जिसे हम PPAR भी बोलते हैं। ये इस क्लास की कॉमनली जो ड्रग है या मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो है वो ग्लिटाजोन से, जो थायाजोलिडोन्स जो लिगेंड है उनके साथ ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स की साइट पे PPAR गामा साइट्स पे जाके बाइंड अप होते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस सम हेपेटोसाइटिस रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें कुछ जीन इन्वॉल्व होते हैं जो लिपिड और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। सो इंसुलिन जो सिंगली ट्रांसडक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो TGAD साइट के एक्शंस पर जाके एडिपस टिश्यू को बाइंड करता है और मेटाबोलाइज होता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट अगोनिस्ट क्लास है जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। जब तक मोड ऑफ एक्शन देखें इनका, तो ये जो मोड ऑफ एक्शन होता है, इस क्लास की जो ड्रग होती है वो बेसिकली सिंथेटिक लिगेंड्स को शो करती है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शंस के लिए, वो PPAR गामा साइट्स पे होता है और इसके डिफरेंट सरफेस पे ये फैमिली मेंबर जो इस पर्टिकुलर क्लास के होते हैं वो इंक्लूड होके और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और मल्टीपल फॉर्म में स्केटल मसल से या फेट है या लीवर पे इनका एक्टिवेशंस होता है। ये गामा रिसेप्टर जो होते हैं ये रेगुलराइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शंस को इंसुलिन के, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए और ग्लूकोज के यूटिलाइजेशंस के लिए। सो इस तरीके से टिश्यूज़ के अंदर सेंसिटिविटी जो होती है इंसुलिन की, ये पर्टिकुलर ड्रग मेंटेन करती है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि थायाजोलिडिन जो डेरिवेटिव है जो हमने इसके पहले प्रीवियसली डिस्कस किया, वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ GLUT4। और ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो इंसुलिन का जो एक्सप्रेशन है वो GLUT4 के एडिशंस की वजह से ट्रांसडक्शन फॉर्म में इंक्रीज होता है और ये पर्टिकुलर ग्लूकोज के साथ स्टिमुलेट होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन। हम देखें, अगर हम डायग्राम में देखें, एडिपोसाइट्स ये ग्लाइसेमिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। थायाजोलिडिन जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कैटेगरी का जो एक क्लास है उसका, हम यहाँ देख रहे हैं कि एडिपोसाइट्स जो होता है, एडिपोस टिश्यूज़ के जो साइट्स है वहाँ पे GLUT4 जो है वो ग्लूकोज का कन्वर्जन कर रहा है और TZD जो है इंसुलिन की साइट पे जाके PPAR गामा जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर जाके mRNA के फॉर्म को ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू इंसुलिन का न्यूक्लियस के अंदर जो हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये PAPRY
ट्रांसक्रिप्शन फार्म न्यूक्लियस के अंदर जुड़ा हुआ रिसेप्टर साइट है। इस रिसेप्टर साइट के ऊपर TZD ने एक्ट किया और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है GLT4 में। और ये जो PAPR गामा जो साइट्स है ये ट्रांसक्रिप्शन पहले करेगी, जहाँ mRNA प्रिपेयर होगा, ये mRNA ट्रांसलेशंस के थ्रू कन्वर्ट होगा इंसुलिन में, और इंसुलिन का कन्वर्जन स्टोरेज फॉर्म होगा। ये हम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी एपरेटस में स्टोरेज होगा ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इंसुलिन का, एंड दिस ग्रेन्यूल्स फॉर्म विल बी कन्वर्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन। सो इस तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होता है एडिपोसाइट्स या एडिपोस टिश्यूज़ के फॉर्म में। ये एक प्रोसेस हमने देखा, नोट डाउन किया। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जहाँ तक ड्रग की बात है, सो हमें ड्रग को भी देखना पड़ेगा। सो क्लासिफिकेशन में हम ये देख रहे हैं, आप अगर हम इसे थोड़ा सा इलोबरेट करें तो हम ये देखेंगे कि जो थायाजोलिडोन ड्रग है उसमें जो पर्टिकुलरली जो ड्रग आती है थायाजोलिडोन्स या जिसे TZD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्लास की जो ड्रग है वो है रोसिलाजोन। ये जो रोसिलाजोन है ये PPAR गामा के साथ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप होती है। दूसरी जो ड्रग है इस कैटेगरी की TZD इस कैटेगरी की ड्रग जो इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में आती है उससे बोल रहे हैं प्रोजेलिस्टोन। ये भी अल्फा साइट्स पे PAPR गामा साइट्स पे एंड अल्फा साइट्स पे जाके बाइंड होती है ये ड्रग, लेकिन इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है गामा साइट्स पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा साइट्स। इसके अलावा जो ये PAPR गामा साइट जो एक्सप्रेशन है वो एडिपोस टिश्यूज़ पे पाया जाता है, स्केलेटन मसल्स पे पाया जाता है जहाँ ओबेसिटी है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे पाया जाता है, वेस्कुलर एंडोथेलियम पे पाया जाता है, मैक्रोफेज पे पाया जाता है एंड CNS पे पाया जाता है। वेयर एज वी विल डिस्कस द एक्सप्रेशन ऑफ PAPR वाई अल्फा एक्सप्रेशन। ये अल्फा एक्सप्रेशन जो PAPR जो अल्फा साइड से रिसेप्टर्स की वो बेसिकली एक्सप्रेस होती है लीवर पे, हार्ट पे, स्केलेटन मसल्स पे और वेस्कुलर वाल पे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि डेफिनेटली मोड ऑफ एक्शन जो है वो एडिपोस टिश्यूज़ पे या एडिपोसाइट्स पे होती है, लेकिन वहाँ पे जो अवेलेबल साइट्स है रिसेप्टर्स की वो अल्फा एंड गामा डिफरेंटली होती है। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है जहाँ तक हम बात करें मोड ऑफ एक्शंस की PAPR अगोनिस्ट की, या जिसे हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम प्रोफिलेक्टर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, जिसे हम इंसुलिन सैनिटाइजर्स भी बोलते हैं, जो इंसुलिन को सैनिटाइज करने का काम करते हैं, एक्टिवेट करने का। अब इसी क्लास में हम जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया आपसे कि देयर विल बी द TGDS ड्रग्स, दो तरह के ड्रग है, रोजीगेलेटाजोन एंड प्रोगेलेटाजोन। सो वी विल डिस्कस ईच एंड ड्रग्स ऑफ दिस कैटेगरी और स्टार्ट कर रहे हैं रोसीग्लेटाजोन से। तो रोसीग्लेटाजोन के स्ट्रक्चर को आप देखें, आपको समझ में आ रहा है कि तीन डिफरेंट दो बेंजीन रिंग है जो फ्यूज्ड है डिफरेंट रिंग के साथ, जहाँ पे नाइट्रोजन टर्मिनल एटम के ऊपर CH3 एलिमेंट एसोसिएट है, नाइट्रोजन एसोसिएट है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव है NH है, और सल्फर डेरिवेटिव मेजर रोल प्ले कर रहा है रोस्टाग्लैंडाजोन्स के स्ट्रक्चर में। ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं रोस्टाग्लैंडाजोन की। जहाँ तक IUPAC नाम की बात है, इस रोस्टाग्लैंडिन को का जो IUPAC नाम है वो 542N मिथाइल N2 पायराडियाल अमीनो इथॉक्सी बेंजाइल थायाजोल्डिन 2,4 डायोन है। और मेटाबॉलिज्म की जहाँ तक बात की जाए तो रोस्टाग्लैंडिन जो है हेपेटिक सिस्टम से मेटाबोलाइज होती है। रोस्टाग्लैंडिन जो एक्सटेंसली मेटाबोलाइज होता है वो लीवर में होता है इनएक्टिव फॉर्म में, एंड एन डिमिथाइलेशन और हाइड्रोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशंस के थ्रू ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्जन होता है, एंड देन दिस ड्रग विल बी एक्सक्रीट आउट इन द बॉडी। इन विट्रो डेटा अगर हम देखें तो इन विट्रो डेटा के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि साइटोक्रोम P450 एक आइसो एंजाइम से, एंड 2C8 जिसे हम CYP2C8 भी बोलते हैं, माइनर एक्सटेंट में CYP2C9 हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में रेस्टाग्लैंडिन के मेजर रोल प्ले करता है। जहाँ तक यूजेस की बात है
तो डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए ग्लाइसेमिक कंट्रोल को एडल्ट्स के अंदर मेंटेन करने के लिए और डायबिटीज़ 2 मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ किया जाता है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, फ्लूइड रिटेंशन प्रोड्यूस होता है एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF होने के चांसेस रहते हैं एंड लिवर डिसीज होने के चांसेस होते हैं। दीज आर द सम सीवियर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स। अगेन दूसरी कैटेगरी, अगेन TZD कैटेगरी या TZD कैटेगरी की नेक्स्ट ड्रग जिसे हम बोलते हैं पायोग्लेटाजोन, IUPAC नाम। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सिमिलर टू प्रोस्टाग्लैंडिन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ध्यान से। IUPAC नाम की जहाँ तक बात है 5,4,2,5 इथाइल पायरिडीन 2YL इथॉक्सी फिनाइल मिथाइल 1,3 थायाजोल्डीन 2,4 डायोन प्रोजाग्लेस्टाजोन ड्रग का IUPAC नाम है। मेटाबॉलिज्म, अगेन मेटाबोलाइज जो होता है वो हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है इस ड्रग का। ये पार्टली इसका जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोनाइड्स और सल्फेट कंजुगेशंस के फॉर्म में भी होता है। मेटाबोलाइट जो बनते हैं M3 एंड M4 बनते हैं जो मेजरली सर्कुलेट होते हैं मेटाबोलाइज फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो साइटोक्रोम P45 आइसोमर्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एंड देयर विल बी द अदर आइसोएंजाइम्स विच इज कॉल्ड CYP2C8। ये लॉन्गर एक्सटेंस में कुछ डिग्री में CYP3A4 नाम का जो एडिशनल कंपोनेंट है वो आइसोमर्स मेजरली रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। जहाँ तक यूजेस की बात है, डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने के लिए एडल्ट्स में, और जहाँ तक बात की जाए टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग पायोग्लेजिटा जो उनका यूज़ किया जाता है जो TZD कैटेगरी की एक ड्रग है। तो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात करें, CSF एंड लिवर डिजीज कॉज होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में या एडवर्स इफेक्ट में जहाँ तक हम बात करें। नेक्स्ट ड्रग जो है अगेन थर्ड कैटेगरी, TZ कैटेगरी हमने ख़त्म कर दी। सल्फोन यूरियास कैटेगरी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। आज हमने TZD कैटेगरी देखी जिसे हम प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग एगोनिस्ट कैटेगरी भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है उसे बोला जाएगा बिगोनाइड्स। सो बिगोनाइड्स आर केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लिंकेज ऑफ 2 ग्यूनाइडिन ग्रुप्स। अगर 2 ग्यूनाइडिन ग्रुप्स आपस में मिल के लिंक बना लेते हैं, लिंकेज बना लेते हैं, सो दिस ड्रग आर कॉल्ड बिगोनाइड्स ड्रग या बिगोनाइड्स कैटेगरी। इस बिगोनाइड्स कैटेगरी में बेसिकली बिगोनाइड्स एक कैटेगरी, इस बिगोनाइड्स कैटेगरी में डिफरेंट ड्रग आती है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। एंड दीज ड्रग्स इंक्लूडेड मेटफॉर्मिन जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत फ्रिक्वेंटली और पॉपुलरली यूज्ड एंटी डायबिटिक ड्रग है नाउअडेज। एज फार एज bigonides are concerned, there will be some other drugs like phenopharmin and buformin. So we will discuss each and individual drugs of this category also. जैसे हमने TZD कैटेगरी में दोनों ड्रग को डिस्कस किया, यहाँ हम इन तीनों ड्रगों को मेटफॉर्मिन, फेनोफॉर्मिन एंड ब्यूफॉर्मिन को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पहली ड्रग लेते हैं जिसे बोला जाता है मेटफॉर्मिन। बहुत कॉमनली यूज ड्रग है और most popularly and most commonly used anti-diabetic drugs which is used in recent times is called metformin, जो different combinations में और different drugs के साथ combinations में diabetic patients को treat करने के लिए दी जाती है। So IUPAC नाम देखें, स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेटफॉर्मिन का, CH3 NCH3 N double bond NH NH double bond NH and NH2. So this is called metformin and इसका IUPAC नाम जो है वो 1 कार्बामिनाडामाइड NN डाइमिथाइल मिथाइल अमीडेनामाइड। So this is the IUPAC नाम ऑफ मेटफॉर्मिन। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन का देखें, इसका परफेक्टली मोड ऑफ एक्शन अभी तक नोन नहीं है या इससे हम कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं कर सकते, बट ये मान के चलते हैं जो इसका एक मोड ऑफ एक्शन जो यूनिवर्सली अप्रूव्ड है वो ये है कि मेटफॉर्मिन जो है वो ग्लूकोज को
ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, मेटफॉर्मिन क्या करती है, रिड्यूस करती है हिपेटिक ग्लूकोज के लेवल को, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस जब डिक्रीज़ होती है तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जब स्टिमुलेट्स होता है तो ये इंट्रासेलुलर इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, और इस इफ़ेक्ट्स की वजह से लीवर के अंदर मेटफॉर्मिन जो है वो जाके और ओरली एब्जॉर्ब होता है हेपेटोसाइटिस के थ्रू, हिपोसाइटिस के थ्रू, एंड पोर्टल वेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ओरली इसके ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम मोड ऑफ एक्शंस को थोड़ा सा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मेटफॉर्मिन को के देखें तो ये क्या करता है, बेसिकली मेटफॉर्मिन अगर हम यहाँ देखें तो मेटफॉर्मिन हेपेटिक मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएट होने के बाद ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होने के बाद एटीपी और एडीपी के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, एंड कन्वर्जन होता है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के थ्रू एएमपी का कन्वर्जन होता है। ये एएमपी कन्वर्ट होता है एएमपीके में, जिसे ये एएमपी के अगेन हिपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एंड दिस एएमपीके कन्वर्ट होता है एमईजीपीडी में। ये एमईजीपीडी एनएडीपीएच के कन्वर्जन को एनएडी में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से क्या होता है, लैक्टेट बनता है, ये एलडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, और ओवरऑल प्रोडक्शन जो है हिपेटिक ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होता है इस तरीके से। सो ये क्या करता है, एएमपी के लेवल को, जिसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बोलते हैं, उस सबसे पहले तो ये इंटर होता है रेस्पायरेटरी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, एंड रिड्यूस करता है एटीपी के लेवल को। जब एटीपी का लेवल रिड्यूस होता है तो एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ये एएमपी का लेवल एक्टिवेट करता है। एएमपी को बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एटीपी का, देखिए साइमल्टेनियसली चीज़ें होती है, लीवर के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि लीवर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंसर्ट हुआ ये ड्रग, जिसे हम मेटफॉर्मिन करें। ये मेटफॉर्मिन ड्रग जब हिपेटोसाइटिक फॉर्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके और एटीपी में जब ये प्रोड्यूस होता है या इंट्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोडक्शन करता है एटीपी का। एटीपी के प्रोडक्शन को कम करता है, एटीपी के लेवल को कम करता है। जब एटीपी कम हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम हो जाता है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी एक्टिवेट हो जाता है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है इस ड्रग की वजह से, सो ये एएमपी का इंक्रीज लेवल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट करता है। एएमपी जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोटीन काइनेज, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होकर प्रोटीन काइनेज, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोटीन काइनेज एएमपी के प्रोड्यूस करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लूकोज के लेवल को कम करने में। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो सेकंड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, इसमें ईएमपी के फास्फोराइलेज एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है, और ये फास्फोराइलेज एंजाइम्स ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हुए इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सिंपल मोड ऑफ एक्शन होता है मेटफॉर्मिन का। मोस्ट कॉमनली ड्रग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एज फॉर एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है मेटफॉर्मिन। हाफ लाइफ जो होता है इस ड्रग का 2 से 5 आवर्स तक होता है, एंड सो चूँकि हाफ लाइफ इसका 2 से 5 आवर्स तक होता है, ये हिपेटिक डिजीज़ और दूसरी डिसीज़ जो होती है उसके चांसेस इसमें कम होते हैं। यूज़ जो होता है डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करते हुए एडल्ट पेशेंट्स में या 18 साल के पेशेंट्स में, 18 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट जिनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनको कंट्रोल यूज़ किया जाता है। इनको एज ए मैनेजमेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए
पॉलीसाइट्रिक ओरी सिंड्रोम्स को ट्रीट करने के लिए, एंड सम प्रॉस्पेक्ट में सल्फोन्यूरिया और इंसुलिन के साथ ग्लाइसेमिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए एडल्ट्स में दिया जाता है विद डिफरेंट ड्रग एंड डिफरेंट डोजेस कॉम्बिनेशन। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नासिया, फ्रूटनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राउजीनेस, वीकनेस, डेजीनेस, मेलेसिया एंड हेडेक में आल्सो अकर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा मेटफॉर्मिन लिवर अपटेक को डिक्रीज करता है और ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए और लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशंस भी प्रोड्यूस होती है इसके एडवर्स इफेक्ट में। जहाँ तक देखें, अगली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फ़ा अमाइलेज और अल्फ़ा ग्लूकोसाइड्स जब आपस में मिल के कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ऐसी कैटेगरी को अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स कहते हैं। ये अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज जो होते हैं वो माल्टेज और सुक्रेज के फार्मेशन को इंक्रीज करते हुए एंजाइम्स के साथ बाइंड होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हाई कंसंट्रेशन जो होता है जेजुनम में एंजाइम्स का, उस कन्वर्जन को कंट्रोल करने का काम करते हैं और उस कन्वर्जन के कंट्रोल करने के फॉर्म में माल्टोज और ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्ब करके इसको। और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जेजुनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है वहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस के थ्रू होता है और इस पाथवे के थ्रू एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ग्लूकोसाइडेस एंजाइम्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल मैनर में परफॉर्म करने का काम करती हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो इस तरीके से ग्लूकोज का प्रोडक्शन या ग्लूकोज का ओवरऑल कंसंट्रेशन मेंटेन होता है और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मेंटेन होती है। एक्राबोज इस क्लास की एक एग्जांपल है इस ड्रग का। ये एक्राबोज का स्ट्रक्चर है। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म का सवाल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू इसका डाइजेशन होता है। देन दिस ड्रग विल बी मेटाबोलाइज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन सिक्रेशन। ट्रीटमेंट जो है यूजेस की बात है, जहाँ तक टाइप 2 डिजीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए। और एडवर्स इफेक्ट का जहाँ तक सवाल है, जीआईटी से रिलेटेड जितने भी एडवर्स इफेक्ट है वो इस ड्रग से प्रोड्यूस होते हैं। अगली क्लास जिसे बोला जाता है वोगिलोबोस, IUPAC नाम दिया हुआ है। इसका मेटाबॉलिज्म भी जो होता है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है अभी तक। जहाँ तक बात है इसके हाफ लाइफ की, तो 4 से 8 आवर्स तक इसका हाफ लाइफ रहता है। यूजेज डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, एडवर्स इफेक्ट ग्रेज जीआईटी इरिटेशंस क्लॉस होता है एंड अदर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस क्लास की ड्रग जिससे हम बोल रहे हैं GLP एनालॉग या DPP-4 इनहिबिटर्स। इन्हें हम GLP-1 को हम बोलते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स। इसमें 36 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड होते हैं जो एल सेल्स के साथ बाइंड अप रहते हैं and they will be the control of glucose level and promoting insulin secretion in glucose dependent different substances and there will be the mode of action जहाँ पे GLP-1 जो है DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ बाइंड होके मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकोज के ग्लाइकोजन एंड प्लाज्मा ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को लीवर के साथ। एंड इंटरसिटिन जो GLP-1 है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इंसर्ट होता है और डायफिनाइल प्रोपाइलेज जिसको DPP-4 ग्लाइटीन बोलते हैं उसके साथ कंसर्ट होके और एक्ट करता है। सो ये हमारा जो रिमेनिंग ड्रग है उनका हमारा डिस्कशन हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सोच रहा था कि जो ड्रग ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं की उन्हें हम डिस्कस कर लें। सो ये लास्ट पार्ट था एंटी डायबिटिक ड्रग का। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लोकल एनेस्थेटिक को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।